सियासी दिग्गजों की पहली परीक्षा शुरू। बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान जारी। पूर्वी मिदनापुर के पोताशपुर में हिंसा में एसआई घायल। और पहले चरण के लिए असम में मतदान के बीच पीएम मोदी की अपील। ट्वीट कर कहा, जो वोट देने के योग्य हैं वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए दुनिया तैयार। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को किया आमंत्रित। और महामारी कोरोना की दूसरी लहर का कहर। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में रविवार को लॉकडाउन। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि असम में पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। जो वोट देने के योग्य हैं वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। मैं खासकर अपने युवा दोस्तों से वोट डालने की अपील करता हूँ। तो यहाँ इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी लोगों से अपील की है कि वो मतदान प्रक्रिया में भाग लें। उन्होंने कहा कि यह सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि देश की नींव को बनाए रखें और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि मतदान करना। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि मतदान में भाग लें ताकि हम एक साथ हमारे युवा पीढ़ी के अच्छे भविष्य की सुनिश्चित कर सकें। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा सरकार ने शुक्रवार को अप्रैल के पहले हफ्ते में होने वाले शिग्मो फेस्टिवल परेड को रद्द कर दिया है। और इस बीच गोवा में सबसे बड़ा वसंत त्योहार है। और इस बीच जानकारी देते कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा विधानसभा को बताया कि राज्य में शिग्मो फेस्टिवल परेड को रद्द करने का फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बचने के लिए किया गया है। और आपको बता दें कि राज्य पर्यटन विभाग अप्रैल में कार्निवल उत्सव की तर्ज पर शिग्मो परेड की मेजबानी करता है। और यहाँ अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 शहरों में शिग्मो परेड आयोजित होने वाली थी, जिसे अब गोवा सरकार ने रद्द करने का फैसला ले लिया है। हालांकि मंदिरों में पारंपरिक शिग्मो फेस्टिवल जारी रहेगा। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि शादियों और अन्य समारोह को सीमित उपस्थितियों के साथ आयोजित किया जाए। और इस बीच देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद सेकेंड वेव की स्थिति फर्स्ट वेव से भी बदतर हो सकती है। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं। यहाँ आपको जानकारी दे दी कि यात्रा के पहले दिन यानी आज मुख्यमंत्री योगी प्रणाली उद्यान का लोकार्पण करेंगे। और इस बीच अंतिम दिन 29 को होली के मौके पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और यहाँ 30 मार्च को वापस जाएंगे। बता दें आपको कि शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन करेंगे। यहाँ इस बीच मुख्यमंत्री सीएम योगी सीधे 7D थिएटर जाएंगे। वहां उसका उद्घाटन करने के बाद प्रणाली उद्यान की टीम उन्हें थिएटर में ही 3 मिनट की वन्य जीवों पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाएगी। और इसी के बाद प्रणाली उद्यान के बाईं तरफ पहले बाड़े के सामने सीएम मोलश्री का पौधा रोपेंगे। उधर हरियाणा के मनोहर लाल ने शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई के अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस बीच बैठक में 11 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई है। यहाँ आपको बता दें कि सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पैक्स कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया और कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंकों के पैक्स कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए थे। बैठक में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का रुका हुआ वेतन जारी करने की मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि यह मामला 15 दिन में हल किया जाएगा।
और इस बीच उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम वेतन के मामले में अलग अलग विभागों से विसंगतियां दूर करने और करनाल में हड़ताल के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए करनाल के कंप्यूटर ऑपरेटर पर दर्ज मामले तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए हैं। यहाँ इस बीच न्यूनतम वेतन संशोधित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एनसीपी नेता नवाब मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनाते हैं। अफसर हैं, पूरा महाराष्ट्र जानते हैं। उन्होंने जो उस समय भी कार्रवाई की बात की थी वो भी रिपोर्ट में है। अभी भी जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो पूरे एनेक्चर के साथ दी है। हमें लगता है इस रिपोर्ट के बाद, एफआईआर होने के बाद, कुछ देवेंद्र जी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तो राजनीतिक रूप से वो दिशा भूल कर रहे थे, ये स्पष्ट हो गया। अब एफआईआर में कहीं उनके लोग परेशानी में ना आ जाए, इसको लेके इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस तरह से सरकार बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उतनी भी कोशिश कोविड से महाराष्ट्र को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल जी को सरकार हमें बचाने की कोई जरूरत नहीं, और मुख्यमंत्री सरकार बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग लगातार सरकार बनाने में विफल हो गए, आप लोग सरकार गिराने में विफल हैं। तो सरकार बचाने का कोई प्रयास ही नहीं है, लेकिन सरकार गिराने का प्रयास विफल हो रहा है, ये सच्चाई है। उधर यूपी के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी शुक्रवार को गोवर्धन पहुंची। जानकारी देते ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और इस बीच चंद्र सरोवर से मंच बनाने की बात कही। यहाँ बता दें आपको कि नारद कुंड पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कुसुम सरोवर की खूबसूरती का अवलोकन किया। तो यहाँ इस बीच ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा चंद्र सरोवर को खूबसूरती प्रदान करने के लिए 4 करोड़ 32 लाख की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। विकास कार्यों के अंतर्गत सोलर लाइट लगाई जा रही है और जिससे स्थली जगमगाती रहे। तो यहाँ इस बीच मंच तैयार कराया जा रहा है, जहाँ कुंड किनारे पर स्थापित अष्टछाप के कवियों की मूर्ति पर रोशनी के प्रबंध होंगे। All the staff and Nagendra Pratap ji, Shailja Khan ji, all of them have done a great job. अच्छा, आपको भी बहुत सुंदर बनाया है और भी अभी तो शुरू हुआ, अभी बहुत कुछ करेंगे। अभी हम लोगों ने भी कुछ सजेशन दिया है, इसका एक मुगल गार्डन जैसा भी बन जाए, है ना। ये सही दर्जा भी दिया जाएगा का? यहाँ एसपी की मौत हुई थी यहाँ, तो कुछ शहीद के लिए भी बनाया गया यहाँ कुछ उनके हाथ किसी नाम से? 2 वाटिका बना देंगे। अच्छा, 70 वाटिका बनी है। ये उधर यूपी के बहराइच में आज दर्जनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन अतीत नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। तो यहाँ सपा कार्यकर्ता डीएपी के बढ़े हुए दामों को लेकर आंदोलित है और इस बीच उनका कहना है कि डीएसपी के दाम 300 से रुपए भाजपा सरकार ने बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बीच भी डीएपी और बीज के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बीच कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस बीच किसान काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि सरकार जल्द ही इस मामले पर संज्ञान ले। डीएपी के दाम 300 रुपया भाजपा सरकार ने बढ़ा दिया है। एक तो किसान अभी महीनों से संघर्षरत है, धरने पर है, आंदोलन पर है, लेकिन अभी कृषि कानूनों को लेकर के उसकी समस्या का हल निकला नहीं है। और उधर बीज के दाम आसमान छू रहे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। किसान सिंचाई के लिए मोहताज है, ऊपर से डीएपी खाद के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और जो 300 रुपया जो डीएपी खाद का दाम जो बढ़ाया गया है किसानों का, इसके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और यदि भाजपा सरकार इस बढ़े हुए दाम को वापस नहीं लेगी तो ये आंदोलन बृहद स्तर पर होगा। यूपी के बहराइच में आज दर्जनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन अतीत नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। तो यहाँ आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ता डीएपी के बढ़े हुए दामों को लेकर आंदोलित है और इस बीच लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीएसपी के दाम 300 रुपए भाजपा सरकार ने बढ़ा दिए और इस बीच महीनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और इस बीच इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो यहाँ आपको ये बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के लिए भी पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है और चुनाव में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत यहाँ दाव पर लगी है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा की 47 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है और आपको दिख रहा है कि अलग अलग 8 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर असम के बाकुल की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ लोगों में मतदान को लेकर काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर महिला मतदाताओं की अच्छी तादाद है। और दूसरी तस्वीर भी असम के डिब्रूगढ़ की है, जहाँ डिब्रूगढ़ के जेपी नगर के एक पोलिंग बूथ के बाहर मतदाता लाइन लगाकर अपना मत डालने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ इस बीच पोलिंग बूथ को गुब्बारों से सजाया गया है। तो यहाँ असम की पारंपरिक वस्तुओं का वहाँ सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और अब तीसरी तस्वीर जहाँ असम के माजुली की है, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे खासा इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ चौथी तस्वीर के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल के झारग्राम से है, जहाँ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि लोग मतदान के लिए अपनी बारी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। तो यहाँ पांचवी तस्वीर की बात कर ली जाए, जहाँ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से है, जहाँ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान चल रहे हैं। तो यहाँ मतदान केंद्र पर आ रहे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो यहाँ छठी तस्वीर की बात करें तो असम के नगांव से है, जहाँ रूपाही में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण से मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचे हैं। और ऐसी ही 7वीं तस्वीर की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सोलतोरा की है, जहाँ बुजुर्ग लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो 8वीं और आखिरी तस्वीर पूर्वी मेदिनीपुर जिले की है, जहाँ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान हो रहा है। उधर पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस बीच आपको बता दें कि भारत बंद के चलते किसानों ने कोटकपुरा मुक्तसर साहिब मुख्य मार्ग पर पूरा दिन जाम लगाकर रखा। वहीं किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया कि वो जिला श्री मुक्तसर साहिब में कहीं भी किसी भी पार्टी की रैली, चाहे वो अकाली दल की हो, कांग्रेस पार्टी की हो या फिर आम आदमी पार्टी की हो या फिर हो बीजेपी की, किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी रैली नहीं होने देंगे। जबकि यह तीनों कानून रद्द नहीं होते, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਲੀ ਚੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ ਫਰੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਫਰੀ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा 30 स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 कार्यक्रम की घोषणा के बाद अहम बैठक की गई और इस बीच अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर एडीएम सुशील प्रताप सिंह ने जनपद मुख्यालय गोरीगंज में कलेक्टर के सभागार में जिले के समस्त मीडिया कर्मियों के साथ आवश्यक बैठक की। तो यहाँ बता दें आपको कि बैठक करते हुए उन्होंने अवगत कराया कि अमेठी जनपद में 26 अप्रैल को तृतीय
चरण में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 संपन्न होगा। और इस बीच उन्होंने कहा है कि इस आदेश आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका अनुपालन करने हेतु विकासखंड स्तर पर आदर्श आचार संहिता टीम का गठन भी कर दिया गया है। होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। हमारे यहाँ जो पूरे प्रदेश में 4 चरण में चुनाव हो रहे हैं, हमारे जिले का चुनाव जो है तीसरे चरण में है, जिसमें नामांकन 13 अप्रैल से शुरू होगा और 26 अप्रैल को हमारे यहाँ मतदान होगा और 2 मई को मतगणना की कार्रवाई की जाएगी। उस क्रम में तैयारियों से मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। किस तरीके से कितने मध्यस्थ बनाए गए हैं, क्या सरकार सर्वोच्च प्लान है जनपद में चुनाव का? हमारे यहाँ जो है 13 विकास खंड है, जिसमें 98 नया पंचायतें हैं, जिसके सापेक्ष 682 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रही ANB न्यूज़ के साथ। पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को हुई चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में बैठक के दौरान न सिर्फ मजदूरों को राहत पहुंचाई गई, बल्कि उद्योगपतियों के साथ भी बैठक कर उनकी तमाम समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड भूखंडों की बकाया राशि पर ब्याज और पीनल ब्याज के भुगतान में बड़ी राहत देने की घोषणा की है। तो यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अलाटियों द्वारा प्लाट की लागत और अनहांस्ड कोस्ट के एक मुश्त भुगतान के लिए एक योजना लाई जाएगी और जिसमें 2250 उद्योगपति लाभान्वित होंगे। और इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक की देनदारियों के लिए ओवर ड्यू ब्याज पर 25% की छूट और पीनल ब्याज पर 100% माफी प्रदान की जाएगी। और यहाँ बेशर्ते पूरी राशि भुगतान 30 जून 2021 तक एक बार में ही किया जाएगा। और इस बीच आपको जानकारी दे दी कि 1500 करोड़ रुपए की बकाया राशि में से 225 करोड़ रुपए के लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही एक्सटेंशन फीस स्ट्रक्चर को अधिक तर्कसंगत और सरल बनाने की भी बात कही जा रही है। उधर यूपी के अमेठी में इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन होटल का लिंटर भर कर मजदूरों पर गिर गया। और इस बीच लिंटर गिरने से 7 मजदूर घायल हो गए। तो यहाँ आपको बता दें कि दुर्घटना में घायल हुए मजदूरों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर पहुंचाया गया, जहां पर मामूली रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के उपरांत छोड़ दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल 5 लोगों का इलाज अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर एक निजी ठेकेदार के थे। यहाँ काम करने वाले ठेकेदार घटना होने के बाद मौके से फरार हो गए। तो यहाँ सूचना मिली कि पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और घायलों की स्थिति को जायजा किया। कमरौली थाना के अंतर्गत रोड नंबर 2 पे 40 का बन रहा था वहाँ, और उसकी शटरिंग चल रही थी। तो शटरिंग गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। उनको तत्काल CSC जगदीशपुर लाया गया है।
चुनावी राज्यों में चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन पर ध्यान देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि क्या महाराष्ट्र इस देश से बाहर है? कोरोना वायरस के मामले केवल महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, क्या दूसरे राज्यों में वायरस का कोई असर नहीं है? जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में धार्मिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग रैलियों में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ इस बीच कम्युनिटी स्प्रेड सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में ही क्यों देखा जाता है? जहां चुनावी या शाही स्नान के दौरान लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं कोरोना के मामले बढ़ रहे? सरकार तो सीरियस है करके हमने टेस्टिंग का प्रमाण जो है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारी जम्बो फैसिलिटीज़ को हमने रेडी कर दिया है। आप देखिए कि हमारा ट्रेसिंग्स, हमारे जो वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, वो कितने ज़्यादा ये उसके ऊपर जो फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक सर्वसाधारण आदमी के नाते, जैसे मैं तो कोई इसमें ये नहीं हूँ, मुझे एक विचार ये आ रही है कि मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं और देश के बाकी विभिन्न राज्यों में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये एक सोचने की बात है कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई महाराष्ट्र और मुंबई में कि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, लाखों के संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में जो है धार्मिक स्थलों के ऊपर लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं बढ़ रहे। तो ये एक, मैं अपने आप में सोच रहा हूँ कि भाई ये केसेस इतने मुंबई और महाराष्ट्र क्या इस देश से बाहर है या मुंबई इस देश से बाहर है क्या? अगर कोई कम्युनिटी स्प्रेड होती है तो वो सिर्फ जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली में क्यों दिखाई देती? बाकी के राज्यों में क्या टेस्टिंग कम हो रही है या वहाँ पे से जो है वो जो वायरस है वो कुछ जाके कमी हो जाता है? ये एक सर्वसाधारण आदमी के नाते मेरे दिमाग में प्रश्न। शाहजहांपुर लॉ कॉलेज की छात्रा से रेप मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद एमपी एमएलए कोर्ट से बरी हो गए। तो यहाँ जानकारी दे दी कि स्टूडेंट की तरफ से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में सभी आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए हैं। और इस बीच यहाँ बताते चलें कि छात्रा ने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था और इस केस में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और इस बीच रेप मामले में फंसे चिन्मयानंद को एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया है। वहीं इस बीच बताते चलें कि दुष्कर्म का आरोप लगने वाली छात्रा और उसके साथियों को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। छात्रा पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। और इस बीच चिन्मयानंद ने वकील से छात्रा और उसके दोस्तों पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया था। और इस केस में भी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए चीन एक चुनौतीपूर्ण पड़ोसी है और इस बीच उसके विकास की गाथा को सीख के तौर पर देखते हुए विदेश मंत्री ने यह बात एक आर्थिक कार्यक्रम में कही। यहाँ इस बीच जयशंकर ने कहा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशकों के बीच संघर्ष विराम का उल्लंघन न करने का समझौता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह समझौता नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी रोकने के लिए हुआ है। यहाँ विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ पड़ोसी वाले सामान्य संबंध रखना चाहते हैं। हर कोई इसका मतलब जानता है। अगर हम उस दिशा में बढ़ते हैं तो स्वागत योग्य होगा। उधर महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की रात तक कैंप एरिया स्थित फैशन स्ट्रीट में आग लगने से छोटी बड़ी लगभग 500 दुकानें जलकर राख हो गई। और मुख्य फायर टेंडर अधिकारी ने बताया कि करीब 9:30 बजे आसपास फैशन स्ट्रीट में आग लगने की घटना को लेकर फोन आया था। और इस बीच इस दौरान मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ इस बीच मार्केट में लगी आग इतनी काफी ज्यादा भयावह बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां और 50 फायर फाइटर जवान और 10 अधिकारी मौजूद थे। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आगे के कारण मार्केट में मौजूद सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हमारा वॉचेस का था, लेडीज गारमेंट का था। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं, सब टोटल। कैसे लगी थी, कुछ पता चला? अब वो पता नहीं लगी थी या लगाई गई थी, उस डाउटफुल है, बोल नहीं सकते। ये जितना माल था आपका पूरा जल गया, कुछ भी बचा नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं आया, तो राख हो गया जलकर, कुछ नहीं बचा। कंडीशन से लग रहा है आप कुछ डिमांड कर रहे हैं कि कोई सरकार से मदद मिले, क्योंकि पूरा ही मार्केट जल गया। सरकार क्या मदद कर रही है यार, वैसे भी क्या डिमांड करेंगे? जो भी कमा रहे अपने बलबूते पर कमा रहे, सरकार से क्या डिमांड करेंगे? इसका शॉप है हमारा, ये कुछ 11 बजे के दरमियान में आग लगी है और
10-15 मिनट में ऐसा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया कि पूरा मार्केट खाक हो गया। मार्केट में कुल कितने दुकान हो गए, किस किस चीज़ के दुकान हो गए? हर चीज़ की दुकान है यहाँ पर। ज़्यादा करके तुमको कपड़े का दुकान ज़्यादा मिलेगा। अंदर पूरा कपड़े का दुकान है, यहाँ पूरा कपड़े का दुकान है। एक भी कोई चीज़ किसी के हाथ को नहीं आई। चले गए यहाँ से 10-20 के बाद हो गया ये। जब आग लगी तब यहाँ पे कोई भी नहीं था? कोई नहीं था। किस चीज़ का दुकान था आपका और कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हो गया। नुकसान तो क्या थोड़ा नुकसान, 450 आदमी काम पे से 4,500 आदमी काम पे करते इधर। हर दुकान में 4-4 आदमी थे। आज 450 दुकान है अंदर। आपका जो दुकान है वो किस चीज़ का था और कितना माल था अंदर, कितना नुकसान? हमारा दुकान कम से 1.5-2 लाख का माल था। किस चीज़ का दुकान था? इसका टॉप पूरा जल गया, कुछ भी नहीं पूरा इधर का ना दिख रहा कि नहीं, सब गुड़िया सब जल गई। देश में कोरोना की लहर एक बार फिर जोरों पर है। वहीं कुछ दिनों में त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है और ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर सतर्क रहने को कहा है। इस बीच जानकारी दे दी कि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए खत में लिखा गया कि आने वाले त्योहारों होली, शब बारात, बैसाखी पूर्व, ईद उल फितर को देखते हुए सभी राज्य भीड़ पर सख्ती रखें और इस बीच राज्य इस बात का ख्याल रखें कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। इस बीच लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। बताते चले कि होली के त्योहार से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र, मुंबई, हर जगह कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस बीच कोरोना का संकट फिर से पिछले साल के डरावने वक्त को दोहराता हुआ दिख रहा है। असम चुनाव से एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि समाज को धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार चुनने को कहा कि जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांत को कायम रख सके। उन्होंने असम के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा और इसी के साथ ही बीजेपी का नाम बिना नोटबंदी जीएसटी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री ने लोगों से कांग्रेस के लिए समर्थन की अपील करते हुए कहा कि एक बार फिर आपके वोट डालने का वक्त आ गया है। आप समझदारी से मतदान करें। आपका और आपके बच्चों का भविष्य आपके ही हाथ में है, इसलिए कांग्रेस और महाजोत को वोट करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।